हेलो बच्चों, मेरा नाम अशोक प्रजापति है और आप हमारे एक बहुत ही प्यारा सा चैनल है फिजिक्स वर्ल्ड के फिजिक्स वर्ल्ड पर आप विजिट कर रहे हो। दो जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसेस थ्योरम, ठीक है। तो उसका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कूलॉम्ब्स लॉ। मैं आपको पहले तो सिंपल फॉर्म में पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, कुछ एप्लीकेशंस होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट होगा न्यूमेरिकल्स। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस करें। कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए या प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स का आना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका कूलॉम्ब्स लॉ। देखिए, ये पीपीटी में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले एक आप बहुत ही अच्छे से बनाता हूँ मैं डायग्राम, ठीक है। देखिए, कूलॉम्ब्स लॉ क्या होता है। आपके पास टू चार्जेस हैं, Q1 और Q2, ठीक है। ये आपका मोटू चार्ज हो गया, ये आपका छोटू चार्ज हो गया। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह आप 11th क्लास में पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल चैप्टर था आपका, एक टॉपिक था ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। उस चैप्टर नाम क्या था आपका, ग्रेविटेशन था 11th क्लास की बुक में। उसी तरह जैसे वहाँ पर आपने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, उसी तरह कूलॉम्ब्स लॉ होता है। वो मासेस के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, चार्जेस के लिए होता है। आपके पास दो बॉडीज हैं और उनके वो जो आपके बॉडीज हैं, सॉरी आपके पास दो चार्जेस हैं, वो चार्जेस स्मॉल r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, मतलब उनके जो बीच का सेपरेशन है, सेपरेशन डिस्टेंस, वो आपका स्मॉल r है। तो होता क्या है, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। एक और बात आपको ध्यान से सुननी है, जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करता है उतने फोर्स ये इस पे अप्लाई करता है, और वो जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आप उसे एफ ई लिख सकते हैं या ओनली एफ लिख सकते हैं। ये क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the इनकी जो बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की, ठीक है। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, ठीक है। तो जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो, एक और बात, मैक्सिमम स्टूडेंट एक बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे दो फोर्स थे, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, आपने क्या इनको मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि ये ऊपर है नीचे है, मल्टीप्लाई नहीं करा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो फिर ये एफ स्क्वायर हो जाएगा। बस जो आपका एफ प्रोपोर्शनल टू ये है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका 1/r² है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता है कि जब भी आप कभी कोई भी प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हटाते हैं, जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, सही है, तो कोई ना कोई आपका क्या आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी, सही है, साइन है आपका। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई कांस्टेंट आपका के आ गया, Q1 Q2 अपॉन r²। आप इसे क्या कहोगे कि ये आपका जो के है, सही है, ये कोई आपका कांस्टेंट है, वेयर आप इसको नाम दे सकते हैं, जो नाम इसका होता है, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और जो आपकी इसकी वैल्यू होती है, जो इसकी आपकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है k इक्वल्स टू 1/4πε0, ये इसकी वैल्यू होती है। तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/4π आपका ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। देखो, अब ये जो आपको साइन दिख रहा होगा अजीब गरीब सा, ये जो दिख रहा है, इसे कहते हैं, इसका नाम परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है।
अब देखिए, अब सबसे बड़ी वैल्यू है कि परमिटिविटी क्या होता है। सही है कि आपका परमिटिविटी क्या चीज़ है। ठीक है, आप समझे कि परमिटिविटी क्या होता है। तो ये फ्री स्पेस के बाद में बात करेंगे। परमिटिविटी किसी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू आप उस मीडियम में प्रेजेंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। यदि किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो इसका मीनिंग क्या है कि उस मीडियम में प्रेजेंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और मान लो किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है तो उस मीडियम में प्रेजेंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको मैं सीधा आपको लेके चलता हूं पूरा अपने पीपीटी पर। ठीक है, आ जाइए। कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी, इसका मीनिंग क्या होता है, रेस्ट, कि चार्ज जो आपके रेस्ट में होते हैं। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर नॉलेज दूंगा, वो आपके काम आती है कॉम्पिटिशन में। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या होता है, जो आपका एक चार्ज जो आपका फोर्स है पूरा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस। जो अभी मैं लाइन ये लिखी थी, आपको पता होगा, मैं लिखा था F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, अगला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो मैंने अभी लाइन आपको यहाँ लिखी थी, इस तरह लिखी थी। ठीक है, दो सबसे मेन लाइन ये है, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। इस लाइन का मीनिंग क्या है, जो आपका चार्ज है Q1 और ये आपका चार्ज Q2, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग टू होती है। किस तरह, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 से Q2 होगा या Q2 से Q1 होगा, बट वो इस तरह होगा, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ द अलोंग। ठीक है, ये लिखा आपका दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन से ये ऐड कर रही है, जोड़ रही है, उस लाइन के डायरेक्शन में, सिंपल मैं आपको वे में बोलूं तो मीनिंग ये है कि जो आपकी लाइन है, सही है, इस लाइन के पैरेलल फोर्स वर्क करेगा, या तो इधर, या इसे मिटा देते हैं, या इधर। जो और दो आपको अभी आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है, मैं आपको अभी बता देता हूं। एक वर्ड होता है सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल, मैं यहां वर्ड लिखता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो एक और बात सुने आप कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, जो भी फोर्स दो बॉडीज, दो चार्ज, दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग विद वर्क करता है, या टूवर्ड्स वर्क करता है, या उनको मिलाने वाली लाइन के पैरेलल वर्क करता है, उन फोर्सेस को कहा जाता है सेंट्रल फोर्सेस। दो सेंट्रल फोर्सेस की डेफिनेशन और भी बहुत सारी होती है, अभी मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये वर्ड अभी आगे यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब आगे देखें, तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। अब सबसे बड़ी वैल्यू होती है कि जो आपका, दो इसको ऐसे पढ़ते हैं, जो ये साइन है इसे कैसे पढ़ेंगे, एप साइलन जीरो, या आप इसे एक सिंपल वे में बोल देते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। आप समझ जाएंगे। देखो, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, आपको ही समझाना मुझे। आप ये बता दो, आपको यूनिट्स रटनी नहीं है, समझनी है कि कैसे हो रही है वैल्यू। तो ये क्या आएगा आपका, Q1 आएगा, Q2 आएगा, और क्या आएगा आपका R² आएगा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि एक काम कीजिए आप, 1/, यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा,
एफ इंटू आर स्क्वायर आएगा, डिवाइड में क्या आएगा आपका, ये Q1 Q2 आएगा। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है आप वीडियो में उसी टाइम पर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसे आप कमेंट में बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको समझना बहुत जरूरी है आगे के लिए। अब आपका आगे आ जाता है, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया है। अब एक बात आती है, हम अपना नेक्स्ट पेज लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए। ठीक है, वो ये है, देखो जिस तरह आपका एप्सिलॉन जीरो को हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कह सकते हैं आप। ठीक है, और वैक्यूम कह सकते हैं, वैक्यूम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं आप, एयर कह सकते हैं। ठीक है, या आप एयर कह सकते हैं। उसी तरह दो, जब आपके चार्जेस एयर वैक्यूम में आपके प्रेजेंट होते हैं, सही है, रखे हो, तो होता क्या है, तो जो आपकी परमिटिविटी होती है उसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम या और वैक्यूम या और एयर, और रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अब आप एज्यूम कीजिए कि आपके चार्ज एयर और वैक्यूम के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं, किसी भी दूसरे मीडियम में, तो उस मीडियम की परमिटिविटी को कहते हैं ओनली एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका नाम जो होता है, इसका आपका इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट आपका क्या होता है, यह आपका परमिटिविटी होता है, या ओनली आप इसको परमिटिविटी भी कह सकते हैं, ओनली परमिटिविटी। ठीक है, ओनली आप इसको परमिटिविटी भी कह सकते हैं। समझ गया। अब आपको मैं एक फॉर्मूला प्रोवाइड करने वाला हूँ, बड़ा ध्यान सुनना। उसके लिए कॉन्सेप्ट हमारा आने वाला है, एक वर्ड है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, आपका रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपका थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वरना आएगा नहीं वहाँ पर, तो परमिटिविटी। अब देखो, इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो दिख रहा है आपको ना वर्ड, ये वर्ड क्या है। देखो, आप टू चार्जेस के बीच में कोई ऐसा सब्सटेंस को फिलअप कर दें जिससे उनके जो बीच का फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, मतलब डिक्रीज हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, दो चार्जेस हैं, उनके बीच में मैंने दो गत्ते खड़े कर दिए, अपना आपका जो रजिस्टर होता है उसको खड़ा कर दिया, तो होता क्या है, उनके बीच का जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो चार्जेस के बीच की फोर्स को क्या कर दे, डिक्रीज, उन्हें कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और हर एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने अभी आपको बताया था इफ, ठीक है, इफ चार्जेस आर प्रेजेंट, चार्जेस आर प्रेजेंट, सही है, इन वैक्यूम और एयर, इन वैक्यूम और एयर, तो आपका जो एफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, मैं यहाँ पे एक इस तरह लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपका ये ओनली वैक्यूम 1/4 पाई, अंडो करते हैं इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको पहले ठीक कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा, इसे मिटा दीजिए, ये आपका आर है, ठीक है, और ये आपका चार्जेस है। तो आपका जो वैक्यूम में फोर्स होगा वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। एंड आपका जो किसी भी मीडियम में, अनदर मीडियम में जो होगा, ठीक है, आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका कोई भी आपके मीडियम, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन। नोट की जगह बस आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन, नोट नहीं लगाना, इसलिए मैंने आपको लिख के दिखाया है ताकि याद रहे। तो आपका ये क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया आपका, ये R स्क्वायर हो गया। अब बात चलते हैं, देखो बहुत ध्यान देखना, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नोट है, यहाँ पर क्या आपका एप्सिलॉन है। तो दोनों फॉर्मूलेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान सुनना। जो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बोला है, सही है, रिलेटिव परमिटिविटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, या क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर। ये आपका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नोट। डेफिनेशन क्या होती है वो ध्यान से सुनना। दी रेशो ऑफ दी डाई इलेक्ट्रिक, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपकी डेफिनेशन, दी रेशो ऑफ दी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, इसका क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और आपका इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपका यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि बताइए बच्चों कि जो आपका एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, चलो मैं इसको पहले से लिख कर दिखाता हूँ, के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन क्या आपका एप्सिलॉन नोट। तो के क्या बन जाएगा आपका एप्सिलॉन बन जाएगा एप्सिलॉन क्या हो गया आपका नोट। दो इसकी फॉर्मूला जरूरत पड़ने वाली है, तो अब मैं इसको इसी के बराबर में यहाँ लिख देता हूँ। क्या हो गया फॉर्मूला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दो बात आगे बढ़ती है, ये मैं आपको बहुत जल्दी से अपने आप को पीपीटी से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है। अगला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है, ये रहा आपका डेफिनेशन, द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपका फॉर्मूला है। दो ये आपकी एप्सिलॉन नोट की क्या होती है, वैल्यू होती है। अब आप क्या काम करेंगे, दो आपको याद रखना है, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होती है 1, इसका यूज हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में होगा। अब पहले हम अपने कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम आपको अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको देखें जरा, पहले सीधे देखिए जी। तो आपको पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ क्या आपका कूलम्ब्स लॉ। तो अब आपको इसको बहुत ध्यान से बोर्ड पर समझना, ठीक है। सीधा आप बोर्ड पर आ जाइए, मैं नहीं चाहता कि आपको आपके फोनों में से निकाल कर मैं बोर्ड पर चिपका दूं, ठीक है। और ये आपके पढ़ाई के लिए फायदेमंद बात बता रहा हूं आपको। यदि आप बिल्कुल फोकस्ड होकर बोर्ड पर समझते हैं कंसंट्रेशन के साथ, तो मेरा 15-16 सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, 15-16 ईयर्स हो चुके हैं, कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वो बच्चा और अच्छे परफॉर्म वे में कर सकता है जिसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो। अब जैसे मैंने आपको भी बताया कि परमिटिविटी क्या होता है, अब आप या तो रट्टे मार लो या समझो कि परमिटिविटी क्या चीज़ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो हम अब आ जाते हैं, ये बहुत ही आपका प्यारा सा टॉपिक होता है इसका। सबसे पहले आप एक बात सुने, जो आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, वो जो आपके रेस्ट चार्जेस होते हैं प्लस पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है, लेकिन कुछ इसमें हम थोड़ा सा एडअप कर देते हैं। कैसे, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आपके पास ये आपका Q1 चार्ज है और दूसरा क्या आपके पास ये आपका Q2 चार्ज है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या आपका स्मॉल r है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये दोनों चार्ज आपके ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो आपका कूलम्ब्स लॉ सही है अप्लाई होता है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि आपके पास एक चार्ज मान लो आपका Q1 है और आपका Q2 है, सही है, Q2 है, इनमें से कोई एक रेस्ट में है
और दूसरा मोशन में है, तब भी आपका कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। दोनों चार्ज रेस्ट में है तो भी अप्लाई होगा, एक चार्ज रेस्ट में है एक चार्ज मोशन में है तो भी अप्लाई होगा। इसको आप ऐसे ले सकते हो कि ये वाला रेस्ट में हो, ठीक है, और ये वाला क्या हो, मोशन में हो। बट कंडीशन अप्लाई ये है कि कम से कम एटलीस्ट आपका जो एक चार्ज है, ठीक है, वो रेस्ट में होना चाहिए। अब अगली कंडीशन, दोनों चार्जेस यदि आपके मोशन में हैं तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दोनों चार्जेस आपके मोशन में हैं तो कूलम्ब्स लॉ आपका अप्लाई नहीं होगा, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिए आप, चलो मैं थोड़ा स्पेस बच जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका कूलम्ब्स लॉ होता है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, एक लिमिटेशन होती है कि क्या होनी चाहिए। आपके पास 2 चार्जेस हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस जो आपकी ये r है, इस r की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर 15 मीटर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 5 लिखा है, दोबारा लिख देते हैं। मतलब यदि इस डिस्टेंस की वैल्यू 10 की पावर 15 से ज़्यादा बड़ी हुई तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होने का, और इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस के 15 से सही है और भी छोटी हुई तो ये अप्लाई नहीं होने का। मतलब r की वैल्यू 10 की पावर 15 मीटर के इक्वल टू हो या इससे छोटी हो, r की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से बड़ी हो या इसके इक्वल टू हो, ठीक है। तो ये दोनों भी आपके बहुत मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अपने नए कॉन्सेप्ट पर। थोड़ा सा आपको पीपीटी में समझा देता हूँ। दो, अब सबसे पहले चलो अभी एक बात करते हैं, इसे अभी छोड़ो, अपने पेज पे पहुंच जाते हैं वापस। दो क्या, मुझे आपको जो पढ़ानी है कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज पढ़ानी है कूलम्ब्स लॉ और 11 के ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के बारे में आपको पढ़ानी है। सिमिलरिटी पढ़ानी है और कुछ पढ़ानी है डिससिमिलरिटी। सबसे पहले एक बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन, तो आपने 11th में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा है आपने। कंजर्वेटिव फोर्सेस, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब बहुत ध्यान सुनना, ऐसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट वर्क जो आपका मीडियम का पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता, सुनना ध्यान से, डिपेंड नहीं करता, उन्हें बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, आप 2 चार्जेस हैं, एक चार्जेस Q1 है एक चार्जेस Q2 है, ठीक है। आप इसे अपने घर से अपने फ्रेंड घर पर लेकर गए हो, ठीक है जी, और जो आपका फोर्स इनके बीच में लगा है, ठीक है, और जो आपने वर्क किया है, यदि वो वर्क है इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो जो इनके बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स में इंक्लूड होगा। दोबारा समझो, इनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है उस फोर्स के आप अगेंस्ट वर्क करते हैं, और वो वर्क इस जो आपका मीडियम है जहां भी चार्ज रखे हुए हैं उस मीडियम में जो पाथ बना है उस पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द मीडियम, देन फोर्सेस आर कॉल्ड आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस। पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए वर्क। बच्चे इसे रिवर्स कर देते हैं, यदि पाथ पर डिपेंड कर गया तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, एक वर्ड आपका आएगा सेंट्रल फोर्सेस। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था सेंट्रल फोर्सेस कौन से होते हैं। देखिए जी, यहां पर आपके पास 2 बॉडीज हैं, आपके पास 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है, यदि वो फोर्स उन दोनों बॉडीज को, उन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के पैरेलल वर्क करें, या कहेंगे उस लाइन के अलोंग वर्क करें, तो उन्हें कहा जाता है सेंट्रल फोर्सेस। यहाँ पे समझे, मान लो आपके पास 2 मास हैं M1 M2 हैं और इनको आप एक लाइन से जोड़ रहे हैं, और जो उनके बीच में आपका वर्क क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो वो वर्क
यदि इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल ऐसे हो या ऐसे हो, तो सब ये कहते हैं कि इस लाइन के अलोंग वर्क करे। तो उस अलोंग का मीनिंग क्या है? जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस लाइन के पैरेलल वर्क करता है, ठीक है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है जी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है ये कि जो आपका 11th में हम पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जिस मीडियम में आपके मास प्रेजेंट है उस मीडियम की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, जो आपका मीडियम है उसकी नेचर पर डिपेंड, सही है, नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, सही है, ऑफ दैट चार्जेस। तो हम इसको थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि हमें आना है, न्यूमेरिकल्स पे आना है सीधा। अब आ जाइए, दो आपका जो ये आपका होता सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। पहला चलो एक और बात बता देता हूँ आपको मैं आपको। तो जैसे आपका कोई भी फोर्स है, कुछ भी फोर्स है, और उसके अंदर डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है? इनवर्सली फॉर्म में है। एक और बात, आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r²। आधे बच्चों को पढ़ने नहीं आता है, इसे ऐसे पढ़ते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। यदि आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल रहे हैं तो ओनली आप r² बोलोगे। यदि आपको 1/r² बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हम इसे क्या बोलेंगे? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r², ओनली r², सही है, 1/r² नहीं। तो किसी भी फॉर्मूले में जब डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो कहते हैं कि वो क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। देखो ये क्या आपका स्क्वायर में है, क्या है आपका इनवर्स में है। तो पहला टॉपिक, बोथ फोर्सेस आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहला पॉइंट। बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस, ये आपको पता है। बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। अगला पॉइंट, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड, ध्यान से सुनना, डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, क्या हो गया आपका? पाथ हो गया। अब आ जाते हैं हम दिस सिमिलरिटी पर आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपको बता दूं मैं सिंपल वे में, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब मासेस के बीच में ओनली क्या लगता है? अट्रैक्शन। बट जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होती है और अट्रैक्शन भी प्रॉपर्टी होती है। रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है, दो चार्जेस का एक दूसरे से दूर जाना है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? पास में आना है। जैसे आप अपने से अपोजिट जो आपका मेल फीमेल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो आपका क्या होगा जी? आपका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी। यही चार्ज में होता है कि Q1 Q2 आपके अपोजिट नेचर के हैं तो उनमें क्या होगा? आपका अट्रैक्शन होगा। सही है, क्लियर है आपका? आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये कोई टिपिकल लैंग्वेज तो है नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे। ये क्या है? अभी मैं इसको प्रूफ भी करूंगा। जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सही है, कंपेरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, पढ़ाया मैं आपको, वाइल, जबकि से बोलते हैं जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखना, क्योंकि मैं एक इस तरह मान के चल रहा हूँ कि एक आप 12th का स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा सिंसियर होना चाहिए। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाओगे। अब हम जो पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो मुझे आपको पढ़ाना है वह वो सुनिए। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, तो मैं इस वीडियो के मतलब कि अगली वीडियो में या इसी वीडियो में आपको कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा। बट वेक्टर फॉर्म पढ़ाने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस पढ़ाना पड़ेगा। उसे आप ऐसा कह दीजिए फ्रिक्स वाली मैथ। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरे मुंह से वर्ड निकल गया कि फ्रिक्स वाली मैथ, तो मैंने आपको बोल दिया। तो यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो में कंटेंट लगे कि अच्छा है और आपके लिए मेहनत हो रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
वीडियोस को आप शेयर करें, सही है, हमें लाइक करें। और बस सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है, ये कुछ हो या ना हो, बस आप फोकस होकर बोर्ड पे पढ़ें। ये वो बात का मैटर है, ठीक है। वो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद कर देंगे, लेकिन सबसे मेन बात मेरे लिए जो है, आप बोर्ड पे फोकस्ड होकर पढ़ें। आ जाओ, हमें अब क्या पढ़ना है वो आप बहुत ध्यान सुने। हमें पढ़ना है सुपर पोजिशन। चलो आपको पहले बता देता हूँ, एक वर्ड था आपका 11th क्लास के अंदर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वेव्स के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मासेस था, ऐसे यहाँ चार्जेस के लिए है। दो दो मैं आपको डालता हूं पहले हेडिंग, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। जो पहले तो आप एक बात सुने, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको हेडिंग तक का भी मीनिंग पता होना चाहिए। जो आपको ये हेडिंग दिख रही है, आपको इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए। दो मैंने जैसे हेडिंग डाल, आप रट्टे मार ली, ये नहीं करना। तो सुपर पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, ये चार्जेस और ये प्रिंसिपल बात की बात है। देखो, सुपर पोजिशन वर्ड आपका वहां पर इंक्लूड होता है फिजिक्स में, जहां पर कोई भी आप किसी भी क्वांटिटी को ना 2 या मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स पर ना आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सारे आपके पास मास हैं, वो सारे के सारे मासेस किसी एक पर्टिकुलर मास पर क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरह आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है जी, छोटू मोटू पतला सिंचन, ठीक है, मैं उनके नाम ऐसे रख रहा हूं। तो चिंटू पिंकू, सही है। तो आपके पास ऐसे चार्जेस हैं और वो सारे के सारे चार्जेस डोरीमोन पर फोर्स लगा रहे हैं। डोरीमोन तो समझते हैं, वो सारे आपके जो चार्जेस हैं आपके, ये जैसे नोबिता हो गया, ठीक है आपका, तो इस सब के सब क्या लगा रहे हैं, डोरीमोन पर सारे फोर्स लगा रहे हैं। अकेले अकेले बेचारे डोरीमोन को दबा दिया, तो यहाँ क्या वर्ड बोलेगा, जो वो फोर्स वर्क हो रहा है आपका डोरीमोन पर, ठीक है, अकेले बेचारे डोरेमोन पे जो सबके सब फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स की एक्टिविटी जो हो रही है उनको एडअप करने के लिए जो वर्ड बना है वो वर्ड है सुपरपोजिशन, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे दोस्त हैं, आप उनका आपका सबका आपका मास है, और आप अपने किसी एक दोस्त पर सब उसके ऊपर गिर गए, उसको आपने दबा लिया, तो जो उस दोस्त पर आप सब मिलकर जो लगा रहे हैं, जो एक तरह से आप फोर्स लगा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए जो आप इन सब का फोर्स या वेट या मास जो आप उस पर लगा रहे हैं, उन सबको एडअप करने का जो एक कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं सुपरपोजिशन, सही है, सुपरपोजिशन। इसे हिंदी मीडियम वालों के लिए कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो अभी मैं दोनों मीडियम्स को पढ़ाता हूँ, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों का मुझे आता है। तो अभी फिलहाल मैं वर्ड्स नहीं लिख रहा हिंदी में, बट एक काम करूँगा आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 2 चार्ज लेकर चलेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप चलो ये नीला पेन से लिखते हैं। आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक आपका चार्ज क्या है Q1 है, ठीक है, एक आपके पास क्या है दूसरा चार्ज Q2 है, एक आपके पास क्या है चार्ज, ये बड़ा सा चार्ज क्या आपका Q3 है। अब हुआ ये और ये तीनों, सही है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी दूर की बात करेंगे। अब यहां जाइए पहले तो दो, इसने इस पर फोर्स लगाया, सही है, जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, F31। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, बड़े ध्यान सुनो, तो मैं इसको ये आपको बताऊं मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, F31, इसे हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज 3, चार्ज ना फोर्स ऑन ऐसे लिख देते हैं, सही है, चार्ज जो आपका है 3 ड्यू टू चार्ज 1, ड्यू टू चार्ज 1। जो मैं आपको इसको ऐसे लिख के क्यों दिखा रहा हूं, जितने भी मेरी वीडियोस यहाँ पर होंगी अपलोड होंगी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैं ऐसे लिखूंगा, जो मैं पहले वर्ड लिखूंगा उस पर चार्ज अप्लाई हो रहा होगा,
दूसरा जो होगा वो चार्ज को अप्लाई कर रहा है। तो पहला वाला चार्ज तीसरे वाले चार्ज पर क्या कर रहा, फोर्स अप्लाई। फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1, तो इसका मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन चार्ज, सही है। फोर्स से मिटा देते हैं, ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा 3 2 आएगा। फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, यदि आप यहाँ पर तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर और भी चार्जेस ले सकते हैं, अभी मैं चार्ज लूंगा बहुत सारे। तो आप क्या लिखेंगे, जो आपका चार्ज थर्ड है उस पर जो नेट फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के सम के इक्वल टू होगा। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है जी, कि सुपर पोजिशन का मीनिंग क्या होता है। सुपर पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, ये होता है एडअप करना। उसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास, ठीक है जी, ये आपका चार्ज नोबिता है, ठीक है, ये आपका चार्ज, जो आपका चार्ज है, ठीक है, मैं सबको एडअप कर रहा हूं, ये सिंचैन आपका चार्ज, एक आपका चार्ज जो है, ठीक है, ये जो आपका चार्ज है इसको आपको भी नाम दे दीजिए, ये आपका चिंटू चार्ज है, सही है। ये आपका चार्ज जो मैं यहां Q4 लिख रहा हूं, Q4, ये आपका क्या है, इसका नाम चिंटू चार्ज है। एक आपका नाम क्या है, सही है, ये आपका नाम है छोटू चार्ज है। अब ये क्या काम करते हैं, ठीक है, एक आपके पास चार्ज है जिसको मैं लिख रहा हूं QN, ठीक है, और ये आपका है डोरीमोन, ये क्या आपका डोरीमोन। अब हुआ ये कि ये सारे चार्जेस आपके पास n चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 डैश n चार्ज हैं, और जो लास्ट चार्ज है उसका नाम मैं रख दिया चार्ज ऑफ, या आप कह सकते हैं ये चार्ज डोरीमोन चार्ज है। अब होगा ये कि जो इस डोरीमोन चार्जेस पर नेट, जो आपका आप नेट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क होगा, अप्लाई होगा, वो क्या होगा, वो ऐसा होगा FN1, आप समझ गए, फोर्स ऑन N ड्यू टू 1, ये क्या होगा, फोर्स ऑन N ड्यू टू क्या होगा 2 होगा, फोर्स ऑन N ड्यू टू क्या होगा आपका 3 होगा, डैश 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 डैश, ठीक है। जितने भी आपके चार्जेस हैं सबको क्या कर देंगे, हम एडअप कर देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का मीनिंग आप समझ के क्या होता है, ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको अभी यहां पर आपका ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है। तो अब जो बात आती है वो आपका है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वो सबसे मेन काम क्या है आपका, न्यूमेरिकल्स है। देखो, मैं आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाने से पहले अगली क्लास में अपनी मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स, तो उसको मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं उसमें मैं आपको पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वेक्टर एनालिसिस की, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा यूज है वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ भी। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि जब आप अगली वीडियो को न्यूमेरिकल सीधे पढ़ें तो आपको पीछे का पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए जी, सबसे पहले देखो, आपको ये पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, उनको आप एडअप करने के लिए, ठीक है, आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं आपसे एक कहता हूं कि आपका फोर्स F1 है जो कि 20 न्यूटन है, ये आपका फोर्स F3 F2 है जो कि आपका क्या, जो कि आपका 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन। अभी बताओ मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ये आपका F2 है, 40 न्यूटन है। अब ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है, तो जो उनका रिजल्टिंग फोर्स होगा, इनका रिजल्टिंग फोर्स होगा, जो आपका रिजल्टिंग फोर्स ऑफ F1 F2 क्या होगा, आप इनको एडअप कर देते हैं। जब वेक्टर क्वांटिटी 2 या मोर देन 2 वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपका 40 न्यूटन है, ये आपका 84 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, इनका रिजल्टिंग फोर्स जो आपका होगा, आप इनको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो बड़ा फोर्स है उसमें से क्या आपका छोटा फोर्स आप लेस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया
44 न्यूटन, ये बात आपको आती होगी पहले से, मैं मान के चलता हूँ। अब बात चलती है इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, सही है, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, सही है, ऑन एनी एंगल थीटा, किसी थीटा पर वर्क कर रही हूं तो उनके लिए क्या होता है। अब यहां देखिए जी, ये आपका खतरनाक पेन आपका, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दो आपके पास फोर्स हैं, एक आपका छोटू फोर्स है और एक आपका मोटू फोर्स है, और ये दोनों किसी एंगल पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो जो इनका रिजल्टिंग फोर्स होता है, जो इनका रिजल्टिंग फोर्स होगा, उसके लिए फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ते थे। आप चिंता ना करें, 11th की वीडियोस में ये सब मैं प्रोवाइड करूंगा और आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, F1 स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा, F2 स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा आपका 2F1 F2 कोस थीटा। तो आपको ये पता ही है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका रूट में। ये आपका हो गया F1 स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका F2 स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 2F1 F2, और ये क्या हो गया आपका कोस थीटा। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला बन गया ये। तो मैं अभी इसको आगे वाली वीडियो में आपको मैं जब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो मैं इसको यूज करूंगा। तो आपका थैंक्स है कि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपका और हमारा एक बहुत ही प्यार सा चैनल है फिजिक्स वर्ल्ड के नाम से, फिजिक्स वर्ल्ड 247। तो थोड़ा सा भी आपको यदि हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल से कहें, फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करें और थोड़ा लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, पैसा बहुत दूर की बात है। देखो, यदि यूट्यूब से पैसा आता है वो कब आता है, महीने 2 महीने लगते हैं, साल 2 साल लग जाते हैं। अभी मुझे और उसका मतलब नहीं है, मुझे आपके बस व्यूज़ इसलिए चाहिए कि मुझे लगे कि बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है, अपनी पढ़ाई करते रहें। अपने से छोटों को आप थोड़ा सम्मान करें, बड़ों का भी सम्मान करें, छोटों को प्यार दें तो आपको उनसे प्यार मिलेगा। मम्मी पापा की आप रेस्पेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम टीचर हैं तो यही नहीं है कि हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो नैतिक मूल्य हैं उनका भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।